जी अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, पिछले वीक में हमने तीनों स्टैंडर्ड पढ़े। तीनों स्टैंडर्ड किससे रिलेट करते थे? 800 यानी स्पेशल ऑर्डर से। इस वीक में भी तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। तीनों टॉपिक्स इससे रिलेट करते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट से। लेकिन पहले कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो आपको इन स्टैंडर्ड्स की प्रोविजंस को समझने में कुछ हेल्प करेगी। सबसे पहले चीज एक है ऑडिट। आपको बताया था ना, आप अगर आईकैप से ये हैंडबुक्स पर बाय करें, जैसे आईएफआरएस ओरिजिनल आईएफआरएस होते हैं वॉल्यूम 1 2 वगैरह, उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अगर बाय करें तो आपको कितने वॉल्यूम देगा? 3, और साथ में कोड ऑफ एथिक्स अलग से बाय करना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 हमारा कंप्लीट हो गया सबसे बड़ा। इसमें कुछ छोटे छोटे स्टैंडर्ड रह गए हैं जो बाद में कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है? छोटे छोटे स्टैंडर्ड कुछ हैं, लेकिन सब्सटेंशियली वॉल्यूम 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम वॉल्यूम 2 की तरफ जा रहे हैं। पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये, वॉल्यूम 1 रिलेट करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से, ऑडिट एंगेजमेंट से। किस एंगेजमेंट से? और वॉल्यूम 2 रिव्यू एंड अदर एंगेजमेंट से। वॉल्यूम 1 रिवाइज हुआ, पहली चीज लिख ले, वॉल्यूम 1 रिवाइज हुआ है, वॉल्यूम 2 रिवाइज नहीं हुआ। वॉल्यूम 1 रिवाइज, वॉल्यूम 2 नॉट रिवाइज, ठीक है? आईएएसबी ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने के लिए, जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवीजन क्या थी? ऑडिट रिपोर्ट की रिवीजन। पहले ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ये नहीं हुआ करता था जो हमने पढ़ा। पहले फॉर्मेट में स्टार्ट में, ऑडिट रिपोर्ट के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन आया करता था, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, स्कोप, इलैबोरेशन ऑफ ऑडिट, और फिर उसके बाद ओपिनियन आया करता था बाद में जाके। आईएएसबी ने कहा भाई ये क्या चक्कर है? हमें तो ये चाहिए कि जो सबसे ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखें, जो उसके बाद दूसरे नंबर पे ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन है दूसरे नंबर पे, फिर इस तरह इंपोर्टेंस वाइज इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। आप खुद बताइए, रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन की अरेंजमेंट होनी चाहिए वो बाय इंपोर्टेंस होनी चाहिए या कोई और फॉर्मेलिटी को सामने रखते हुए तरतीब देनी चाहिए एलिमेंट्स की? जो सबसे अहम एलिमेंट है सबसे पहले, उसके बाद वाला उसके बाद। इसीलिए आईएएसबी ने जब रिवीजन की तो ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया, ओपिनियन पैराग्राफ जो पहले एंड पे करके होता था उसको क्या किया? शुरू में आ गया। लेकिन पहली चीज, वॉल्यूम 1 रिवाइज किया उन्होंने, वॉल्यूम 2 अभी तक रिवाइज नहीं किया। इसलिए वॉल्यूम 1 की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, यानी आईएसए 700 और 800 की, बस वॉल्यूम 1 8 10 के बाद खत्म। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो रिवाइज्ड है फॉर्मेट, यानी उसमें आपको ओपिनियन पहले नजर आएगा। वॉल्यूम 2 की रिपोर्ट रिवाइज नहीं है, ये आपको ओल्ड फॉर्मेट पे नजर आएंगे। ये बात समझ आई? नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको 3 चीजें बता रहा हूं रिवीजन में जो हुई। पहली चीज, जब वॉल्यूम 1 रिवाइज किया गया तो रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज हुआ, इसलिए वॉल्यूम 1 के जो फॉर्मेट है रिपोर्ट के वो रिवाइज है, यानी उनमें ओपिनियन पहले आएगा, लेकिन वॉल्यूम 2 में ट्रेडिशनल फॉर्मेट यूज हो रहा है। ये बात समझ आ गई? दूसरी चीज, वॉल्यूम 1 जब उन्होंने रिवाइज किया, उन्होंने कहा कि गोइंग कंसर्न के इश्यूज के लिए सेपरेट पैराग्राफ होना चाहिए। पहले गोइंग कंसर्न के इश्यूज एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में आते थे, अब उन्होंने क्या कहा? अलग कर दो। तो जब गोइंग कंसर्न का कोई इश्यू आएगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वॉल्यूम 1 की रिपोर्ट होगी तो वो अलग पैराग्राफ में आएगा। वॉल्यूम 2 की रिपोर्ट्स होंगी जैसे रिव्यू, एमसीक्यू मैटर में आएगा। ये बात समझ आई? तीसरे रिवीजन सुने, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन आपको पता है ना कि अगर क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कोई और इंफॉर्मेशन भी अटैच करके यूजर तक पहुंचाई जा रही है तो हमने ओपिनियन किस चीज पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन क्या अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ना है कि नहीं? और अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट हो तो बताना है कि नहीं? रिपोर्ट बताना है। किस पैराग्राफ में बताना है? अदर इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ में। अब बहुत अहम क्वेश्चन पूछने लगा हूं, अगर अदर इंफॉर्मेशन मिस स्टेटेड हो तो हमने अपनी रिपोर्ट में क्या करना है? आईएसए 700 के मुताबिक या 720 के मुताबिक अदर इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में कहना है कि ये मिस स्टेटेड है। एग्रीड? और अगर अदर इंफॉर्मेशन ठीक है फिर क्या करना है? अदर इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में लिखना है कि वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। याद आया? इसका मतलब यह हुआ, पिक कीजिएगा कंसेप्ट, इसका मतलब यह हुआ कि अदर इंफॉर्मेशन ठीक है तो हमने रिपोर्ट में उस पैराग्राफ में लिखना है कि वो ठीक है, अगर गलत है तो लिखना है गलत है, यानी चाहे ठीक चाहे गलत अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ आए ही आए। एग्री करते हैं? लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले असूल ये होता था कि अगर अदर इंफॉर्मेशन ठीक है तो ऑडिटर ने चुप रहना है, अदर इंफॉर्मेशन का पैरा आएगा ही नहीं, और अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत है तो फिर बताना है अपनी रिपोर्ट में कि गलत है। समझ आई बात की? नहीं आई? यानी रिवाइज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ आए ही आए, लेकिन ओल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अदर इंफॉर्मेशन का पैरा उस वक्त आएगा जब अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड होगी। रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक बेसिस ऑफ ओपिनियन का पैराग्राफ आए ही आए, ओल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेसिस ऑफ ओपिनियन का पैराग्राफ उस वक्त आता था जब ओपिनियन मॉडिफाइड होता था। फर्क समझ आ रहा है? ये फर्क ज़हन में रखिएगा। ये अगर फर्क अभी समझ गए आप तो आगे रिव्यू के टॉपिक्स में और खासतौर पे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में आसानी होगी केस स्टडी में। तो आपको मैंने 4 फर्क बताए हैं। पहला, ऑडिटिंग एंगेजमेंट में रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज्ड है, अदर एंगेजमेंट्स में रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज्ड नहीं है। दूसरा फर्क क्या था? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, ऑडिटिंग एंगेजमेंट में अलग पैराग्राफ है इसका, लेकिन अदर एंगेजमेंट्स में एमसीक्यू मैटर में। तीसरी बात क्या बताई? अदर इंफॉर्मेशन पुराने फॉर्मेट में सिर्फ उस वक्त लिखते थे अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ जब अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड होती थी। नए फॉर्मेट में चाहे मिसस्टेटेड हो या ना हो, अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ लाजमी आएगा। अगर मिसस्टेटेड है तो लिखेंगे मिसस्टेटेड, अगर मिसस्टेटेड नहीं है तो लिखेंगे वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। और लास्ट डिफरेंस, फोर्थ, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। नए स्टैंडर्ड के मुताबिक हर केस में बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ आता है, चाहे ओपिनियन अनमोडिफाइड हो चाहे मॉडिफाइड। पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ कब आता था? जब ओपिनियन मॉडिफाइड होता था। अनमोडिफाइड ओपिनियन हो तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। नया पुराना में फर्क समझ आ गया? नए स्टैंडर्ड पुराने स्टैंडर्ड, नया फॉर्मेट पुराना फॉर्मेट। नए पुराने स्टैंडर्ड नहीं कहना चाहिए, नया फॉर्मेट, क्योंकि ये एज ऑन टुडे एप्लीकेबल है रिव्यू के स्टैंडर्ड्स। पहली चीज जो मैंने आपको बता दी, जो आपने नोट कर ली, वो है कि रिपोर्ट अंडर आईएसएस एंड अदर एंगेजमेंट्स, इनका फर्क बता दिया आपको। ठीक है, अब आ जाइए रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर। ऑडिट एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट में फर्क पता है आपको? तो क्या फर्क है? ऑडिट एंगेजमेंट में रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, रिव्यू एंगेजमेंट में लिमिटेड एश्योरेंस दी जाती है। अब रिव्यू एंगेजमेंट सुन लीजिए। रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट 3 तरह की, कितनी तरह के? 3 तरह के। एक है, ये स्टैंडर्ड ने नाम यूज नहीं किया, ये खुद से मैंने बनाया हुआ है। ये जितने नाम यूज कर रहा हूं स्टैंडर्ड में नहीं है। स्टैट्यूटरी रिव्यू एंगेजमेंट। दूसरी कौन सी? वॉलेंटरी, रजाकाराना तौर पे करवाई हो। स्टैट्यूटरी जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। तीसरी है ड्यू डिलीजेंस। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पहली वाली दोनों रिव्यू एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड है, इसका भी स्टैंडर्ड है, इसका भी स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आए हुए हैं, ड्यू डिलीजेंस के। ये क्या है ये हम परसों सीखेंगे। आज ये एंगेजमेंट सीखने जा रहे हैं, कल ये, और परसों ड्यू डिलीजेंस। जिस तरह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट समटाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है, समटाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता। जैसे वो आपने लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में, कि कितने 10 मिलियन है शायद, 10 मिलियन से ऊपर पेड अप कैपिटल हो तो उसका ऑडिट रिक्वायर्ड होता है। ऐसी कोई बात लिखी हुई है। पब्लिक कंपनी 10 मिलियन, भाई ऐसा ही है। इसके 1 मिलियन है, कोई अमाउंट है, कोई 10 मिलियन प्रोबेबली, इससे ऊपर तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। अच्छा, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल इस थ्रेशहोल्ड से कम हो, उसका ऑडिट रिक्वायर्ड है? नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप कार्ड रिक्वायर्ड है? नहीं। पार्टनरशिप कार्ड रिक्वायर्ड है? नहीं। एनजीओ कार्ड रिक्वायर्ड है? नहीं। स्मॉल कंपनीज कार्ड रिक्वायर्ड है? नहीं। लेकिन क्या ये कंपनी ऑडिट करवा सकती हैं? अगर ये ऑडिट करवाए, इन्हें कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट है, नॉन स्टैट्यूटरी। और जो बड़ी कंपनीज है इनका ऑडिट रिक्वायर्ड है। बड़ी कंपनी जब ऑडिट करवाए क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी। तो जिस तरह ऑडिट स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, उस तरह रिव्यू एंगेजमेंट भी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, नॉन स्टैट्यूटरी। फिर से रिव्यू एंगेजमेंट भी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकती है। स्टैट्यूटरी रिव्यू एंगेजमेंट कौन सी होगी? जो लॉ ने रिक्वायर की है। नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी होगी? जो लॉ ने रिक्वायर नहीं की है, नहीं की। अब जरा एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन करें ना।
एग्जाम्पल, आपने अगर कैफ 7 याद हो एक कंसेप्ट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद है? एक होता था उसमें, एक ही चैप्टर के अंदर उसने एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया था जिसमें वो कहता था ऑडिट करवाना है जरूर, और एक उसने जिक्र किया था किसका? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको याद है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी टाइप्स बताता था वो? कितनी टाइप? 4 नहीं 3। साल में 4 क्वार्टर होते हैं लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होती हैं, चौथी तो एनुअल होती है। शाबाश शाबाश। तो जो वो कौन कौन सी होती थी? फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर कितने पीरियड की होती थी? 3 मंथ की। सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड की होती थी? 6 मंथ्स की। फर्स्ट क्वार्टर की 3 की, सेकंड 6, थर्ड 9 की होती थी कि 3 की होती थी? थर्ड 9 की होती थी कि 3 की होती थी? जनवरी फरवरी मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये जो सेकंड क्वार्टर की अगले 3 महीनों की होती थी कि 6 की? 6 महीनों की के दोनों की? 6 महीने की। चलिए अभी फिलहाल मैं जिंदगी आपकी आसान रखता हूं। पहली क्वार्टर 3 महीने, दूसरी 6 महीने, तीसरी 9 महीने। पहली क्वार्टर का ऑडिट या रिव्यू कोई नहीं, थर्ड क्वार्टर का ऑडिट या रिव्यू कोई नहीं। जो सेकंड क्वार्टर होता था इसका ऑडिट या रिव्यू, ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं, रिव्यू रिक्वायर्ड होता था, याद है? तो लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, फिर से सुने, लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कि साल के बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है और 6 महीने के बाद रिव्यू करवाना है। पहला क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर का ना ऑडिट ना रिव्यू। फिर से जरा जल्दी से, लिस्टेड कंपनी है, पहले क्वार्टर का ऑडिट करवाने का रिव्यू कुछ भी नहीं, सेकंड क्वार्टर का रिव्यू, थर्ड क्वार्टर का कुछ भी नहीं, फोर्थ क्वार्टर का ऑडिट। यस, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप, अब मैं इसके नंबर लिख देता हूं, इसका है ISRA 2410, ISRA 2400। मुझे बताइए, लिस्टेड कंपनी है, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना है हमने, कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे? कौन सा स्टैंडर्ड? ऊंची बोले, कौन सा? 2410, क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है रिव्यू करना। और अगर स्मॉल कंपनी हो, अगर सोल प्रोप्राइटर हो, अगर पार्टनरशिप हो, अगर एनजीओ हो जिसका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है और वो आके कहते हैं सर हमारी, गौर से सुनिएगा, हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर दे, क्या हम उनकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर सकते हैं? क्यों? एनुअल का तो ऑडिट नहीं होता, वो स्टैट्यूटरी में होता है। नॉन स्टैट्यूटरी में चाहे ऑडिट करो चाहे रिव्यू, मर्जी है। तो जब ऐसी कंपनी जिनका रिव्यू रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है वो जब अपना रिव्यू करवाए, कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 2400। ये बेसिक डिफरेंस है में रखे। एग्जाम में अगर लिस्टेड कंपनी आ गया ना तो आपने 2400 पे नहीं जाना। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर अगर उसने लिस्टेड का लफ्ज यूज कर दिया, 2400 में नहीं जाना, किधर जाना है? 10। अब आप कहेंगे सर ये भी रिव्यू एंगेजमेंट है, ये भी रिव्यू एंगेजमेंट है, ये भी लिमिटेड एश्योरेंस, तो ये भी लिमिटेड, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है, इसके नीचे साइड पे लिख दे, ठीक है? 2400 वर्सेस 2410 फर्क पड़ता है। हालांकि दोनों रिव्यू, दोनों लिमिटेड एश्योरेंस, फर्क पड़ता है किस चीज का? स्कोप एंड रिपोर्ट। फर्क पड़ता है किसका? स्कोप एंड रिपोर्ट का फर्क पड़ता है। 2400 का रिव्यू का स्कोप कुछ और है, रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और है। 2410 का स्कोप कुछ और है, रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, ठीक है? ये जब फॉर्मेट सामने आएगा फिर ही समझेंगे ना। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब जरा चलते हैं, देखें ये स्टैट्यूटरी 2410 के नीचे स्टैट्यूटरी का लफ्ज मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, क्यों भला? क्योंकि स्टैंडर्ड ने नहीं इसको लिखा हुआ, या हमने कंसेप्ट एग्जाम क्वेश्चन को सामने रखते हुए इस लफ्ज के बगैर आपको 2410 का स्कोप शायद इतना क्लियर ना हो। रिव्यू ऑफ, पढ़ने जरा सवाब की नियत से, क्या है 2410 का टाइटल? रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय ऑडिटर। रिव्यू बोले तो रिव्यू, इंटरम का मतलब क्या है? हाफ ईयर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही जब वो अगर तो पास्ट की एनुअल हो तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन अगर पास्ट की हाफ ईयर हो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर की हो तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट
नहीं कहते, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क है, लेकिन आप दोनों को सेम रख के कंसेप्ट समझ सकते हैं। बाय बाय ये बड़ी अहम चीज है। बाय भाई ये क्यों लिखा है? ये रिव्यू बाय रिव्यूअर होना चाहिए था, रिव्यू बाय प्रैक्टिशनर होना चाहिए था। रिव्यू है, इसमें ऑडिटर कहां से आ गया? क्योंकि स्टैट्यूटरी है, ऑडिटर ही इसका रिव्यू कर रहा होगा। जो इस कंपनी का ऑडिटर है वही इसका रिव्यू कर रहा होगा। अच्छा जरा बताइए, गैस कीजिए 2400 का टाइटल क्या होगा? रिव्यू का लफ्ज होगा उसमें? इंटरिम का लफ्ज होगा ना? क्योंकि लाजमी नहीं है, वो इंटरिम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या सोल प्रोवाइडरशिप साल का रिव्यू नहीं करवा सकती? तो मेरा ये ख्याल, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी जजमेंट है कि जब हम 2400 पढ़ेंगे ना, उसमें रिव्यू का लफ्ज तो होगा, इंटरिम का नहीं होगा, क्योंकि वो मे भी इंटरिम और मे नॉट भी इंटरिम हो सकता। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, हाँ ये होगा। बाय ऑडिटर होगा नहीं, बल्कि इसकी बजाय क्या होगा? शायद बाय प्रैक्टिशनर। बाय प्रैक्टिशनर। आगे चलते हैं। ये हैं जी कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10-12 जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, पढ़ ले, कोई मुश्किल नहीं है, इतने मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान ही है। हाँ, कंसेप्ट आपने क्लियर रखने हैं। सबसे पहले कह रहा है मैं आपको अच्छा इसमें मजे की बात है कि 2410 सीखते सीखते ना इनडायरेक्टली आप 2400 भी सीख जाएंगे, 2400 के कंसेप्ट भी सीख जाएंगे। 2400 में फर्क सुन लें, 2400 2410। पहला 2400 की एंगेजमेंट जब है वो भी, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? 2400 2410 में कॉमन क्या है? दोनों रिव्यू एंगेजमेंट है, दोनों में लिमिटेड एश्योरेंस है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क सुन ले, 2400 में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा और 10 में? क्योंकि ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है। अच्छा क्या पक्का है जो ऑडिटर है वही रिव्यू करेगा? पक्का है जो ऑडिटर है वही रिव्यू करेगा, क्योंकि उसमें एनुअल। इसलिए पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी के जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं ना, उनके साथ एक नहीं 2 एंगेजमेंट्स तय पाती हैं। 6 महीने बाद रिव्यू भी करना है, साल के बाद ऑडिट भी करना है। तो इसलिए जब आप रिव्यू पे जा रहे हो ना किसी लिस्टेड कंपनी के रिव्यू पे, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि जब इसका ऑडिट होगा ना तो मैनेजर आप ही को भेजेगा ऑडिट पे। जिस टीम को रिव्यू पे भेजा है टीम भी वही, 1-2 बंदे आगे पीछे हो सकते हैं, फर्म तो बाहर कंफर्म है कि वही होगी, फर्म वही होगी, नॉर्मली टीम भी वही भेजी जाती है। रिव्यू रिपोर्ट कंटेन सेपरेट सेक्शन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिशनर। 2400 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लदा पैराग्राफ, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लदा पैराग्राफ। लेकिन 2410 में मैनेजमेंट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आ गया रिपोर्ट का फर्क, आ गया रिपोर्ट का फर्क। क्या फर्क आया? तो एग्जाम में अगर कोई रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दे और आपसे कहे गलतियां निकालो, तो ध्यान से देख लेना आपने क्या कि 2400 का फॉर्मेट है कि 2410 का। 2400 में पीरियड क्या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? 3 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी, 9 मंथ्स भी, 12 मंथ्स भी। और 2410 में 6 मंथ ही होगा। पाकिस्तान में 6 मंथ ही होगा, पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में 3 मंथ और 9 मंथ का रिव्यू रिक्वायर्ड ही नहीं तो कोई करवाता ही नहीं। किसी और मुल्क में अगर 3 मंथ का रिव्यू रिक्वायर्ड हो तो उस पर भी 2410 का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। समझ रहे हैं? रिव्यू रिपोर्ट में भी रिस्ट्रिक्टेड, क्यों? क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनती। एग्री करते हैं कि नहीं? 2410 की रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड होगी कि नहीं? नहीं, क्यों? जनरल पब्लिक के लिए बनती है। कैसे पता चला जनरल पब्लिक के लिए बनती है? भाई स्टैट्यूटरी है तो जनरल पब्लिक के लिए होगी, लिस्टेड है। हाँ शाबाश, फर्क समझ आया? अब ये आपका सीला और प्रैक्टिस का कंसेप्ट इकट्ठा होने लगा है। कह रहा है रिक्वायरमेंट फॉर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनीज इन पाकिस्तान। ये रिक्वायरमेंट जरा गौर से, फर्स्ट क्वार्टर पीरियड टू बी पीरियड, फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। जैसे फर्ज कीजिए कंपनी का ईयर एंड है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब से कब तक बनेगी? 1 जनवरी से 31 मार्च। और कंपैरेटिव में क्या शो करवाया जाएगा? पिछले साल का 1 जनवरी से 31 मार्च के लास्ट क्वार्टर। क्या मतलब? 1 जनवरी से 31 मार्च आएगा तो कंपैरिजन में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर आएगा। और नहीं, लाइक विद लाइक को कंपेयर करते हैं।
इस साल का फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर आएगा। इसमें भी क्वार्टरली में भी कंपैरेटिव आते हैं, खुदा का खौफ कर यार। लाइक विद तो सीजन का फर्क होगा, कंपैरिजन कैसे करेंगे? इस मौसम बहार की फसल का कंपैरिजन पिछले साल की मौसम सरमा से करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो सीजनल बिजनेस होते हैं, उनका कंपैरिजन उसी वक्त यूजफुल होगा जब लाइक विद लाइक। अगर आप कहें तो इसमें डिटेल में थोड़ा समझा दूं आपको, 5-7 मिनट मजीद लगा के फॉर्मेट आपके सामने रख दूं। पहले जल्दी से ये पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, मेरी बात मान लें, इसके जनवरी फरवरी मार्च, पिछले साल का भी जनवरी फरवरी मार्च ऑडिट करना है कि रिव्यू करवाना है? कुछ भी नहीं। सेकंड क्वार्टर, पहले इस साल का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसके कंपैरिजन में पिछले साल का 6 महीने, इस साल के 6 महीने कंपैरिजन पिछले साल के 6 महीने। फिर एक चीज और, वो क्या? इस साल का अप्रैल मई जून के 3 और पिछले साल की अप्रैल मई जून के 3 महीने का कंपैरिजन भी, यानी 3-3 का भी 6-6 का भी। नहीं समझ आई बात? आ गई? इसका ऑडिट होने का रिव्यू किसका? रिव्यू इसका करना, इसका नहीं करना। 6 मंथ का रिक्वायर्ड है, इसका रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे हैरान होकर देख रहे, मुझे लगता है कभी क्वार्टरली फाइनेंशियल मैंने देखी नहीं आपने। अच्छा समझ आ गया। थर्ड क्वार्टर समझ आ गई तो बताइए। 9 मंथ, इस साल का कंपैरिजन में 9 मंथ, फिर 3 मंथ होगा कौन सा? जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर तो रिव्यू करवाना है कि ऑडिट? कुछ किसका? दोनों का ही कुछ नहीं। ठीक, क्विकली सिर्फ ना मैं आपको फॉर्मेट देना चाह रहा हूं। ये मुझे याद नहीं फर्स्ट क्वार्टर का कौन सा, 3 क्वार्टर मैंने निकाले थे, मुझे याद नहीं, पहले आपने खुद बताना है जल्दी से। चलिए जी, ये कौन सा है जी? हाँ, फर्स्ट क्वार्टर। इसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। एबल लेबोरेटरीज पाकिस्तान, ईयर एंड है, लिखा हुआ है अनऑडिटेड, क्योंकि ऑडिटेड नहीं हुए ना। 31 मार्च क्वार्टर है ना। ये देखिए, ये जनवरी से मार्च 2022, इस साल के 3 महीने, और फिर क्वार्टर में पीछे लाइक विद जनवरी मार्च 2021। उसने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 21 नहीं दिखा क्या? इस सीजन का इस सीजन के साथ लाइक विद लाइक कंपैरिजन, ये है फर्स्ट क्वार्टर। फिर इसके बाद आ गया, ये रिपोर्ट भी आपको थोड़ी देर में बढ़ानी है। ये क्या आ गया? सेकेंड क्वार्टर फॉर द 6 मंथ एंड क्वार्टर एंडेड जून 30। क्लियर हो रहा? ये 6 महीने, जून 30 जून का है ना, ये 6 महीने का कंपैरिजन, और ये 3 महीने का। ये सेकेंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें स्टार्ट से लेके, फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट से लेके 3 महीने, इसमें स्टार्ट से लेके 6 महीने ये, और फिर 4, 5, 6 सेकेंड क्वार्टर ये, यानी ये सिर्फ सेकेंड क्वार्टर, ये टिल सेकेंड क्वार्टर, ये सिर्फ सेकेंड क्वार्टर। पहली क्वार्टर फाइनेंशियल में क्या थी? फर्स्ट क्वार्टर। यहां पे सेकेंड क्वार्टर ओनली जून 30, यानी इसमें अप्रैल मई जून की फिगर है, और इसमें टिल सेकेंड क्वार्टर यानी 6 महीने की फिगर है। क्लियर? क्या इसका रिव्यू होगा? हाँ, इसका रिव्यू होगा, इसका रिव्यू। समझ रहे हैं बात को? अब गैस कीजिए अगली क्या आएगी? हाँ, 9 मंथ की और 3 मंथ की। शाबाश। देखते हैं आपका ख्याल सही है कि गलत। ये क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड सितंबर 30। अब सितंबर 30 क्या आ गया? तो ये देखिए, ये है थर्ड क्वार्टर, ये है टिल द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, क्यूमुलेटिव फिगर है। ये 3 मंथ्स की है, ये 9 मंथ्स की है, लेकिन देखिए लाइक विद लाइक है। नजर आ रही है आपको? उसने रंग को अजीब सा रखा, सितंबर 30 और ये सितंबर 2021 से 2022। इसमें किसका रिव्यू किया गया होगा? 3 मंथ्स का कि 9 मंथ्स का? किसी का भी नहीं। शाबाश, समझ आ गई बात की? तो चलिए, इसीलिए वो आपको समझा रहा था ये बात। तो ये टेबल समझ आ गया आपको? चलिए, ये
प्रैक्टिकली मैंने कहा कि आपको समझ आया। कह रहा है इंट्रोडक्शन, द ऑडिटर, इंट्रोडक्शन सुने, स्कोप, ऑडिटर जिसको इंगेज किया गया है वो ऑडिटर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसको रिव्यू के लिए भी इंगेज किया गया है, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने जो रिव्यू करना है आईएसएस के मुताबिक नहीं करना बल्कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410 के मुताबिक करना है। रिव्यू किसके मुताबिक करना है और ऑडिट किसके मुताबिक करना है? जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे रिव्यू के? इन शॉर्ट जनरल प्रिंसिपल वही जो ऑडिट के हैं, यानी हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है। अच्छा, ऑडिट में करना था, रिव्यू में भी करना है। हर एंगेजमेंट में एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में, यानी एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए हमें एथिकली बिहेव करना चाहिए और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए अनएथिकली बिहेव कर सकते हैं, ये कह रहा है। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स याद रखें, कोड ऑफ एथिक्स हर एंगेजमेंट में अप्लाई होगा। उसकी एक इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में अप्लाई नहीं होती। कोड ऑफ एथिक्स तो हर एंगेजमेंट में अप्लाई होता है, हर कदम पे। अखलाक का दामन तो कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए ना, चाहे ऑडिट करे, चाहे रिव्यू करे, चाहे एग्रीगेट प्रोसीजर, चाहे कंपाइलेशन, चाहे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, चाहे ड्यू डिलीजेंस हो, अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए आम जिंदगी में बेशक। ऑडिटर क्वालिटी कंट्रोल, भाई जो काम करे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्वालिटी कंट्रोल होने चाहिए, रिव्यू में भी क्वालिटी के साथ काम करना चाहिए। और ऑडिट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करता है, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है, तो रिव्यू में भी करेगा ना। तो जनरल प्रिंसिपल्स वही है, मोटे मोटे प्रिंसिपल्स वही हैं। हाँ जी, क्लियर? इसका मतलब है, अच्छा मुझे बताइए जो चीज उसने नहीं लिखी, ऑडिट में रिस्क असेसमेंट होती है, रिव्यू में होगी? ऑडिट में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन होती है, रिव्यू में होंगी? ऑडिट में रिपोर्ट होती है, रिव्यू में होगी? बिल्कुल होगी। चलिए ये अभी यहां तक, अब इसको यहां पे करते हैं पॉज, नमाज की ब्रेक, और फिर उसके बाद यहां से आगे चलते हैं। क्लियर जी? चलिए जी पॉज कीजिएगा जी। लर्निंग जनरल प्रिंसिपल्स हमारे क्लियर हो गए रिव्यू एंगेजमेंट के, जिसमें हमने ये सीखा कि जैसे ऑडिट में हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर को और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हैं, उस तरीके से रिव्यू में भी ये कंसेप्ट अप्लाई होंगे। फिर हमें बता रहा है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में फर्क। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट में फर्क है? फर्क है क्या? इसका जवाब है यस, फर्क है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की टर्म कंप्रीहेंसिव टर्म है, ऑडिट इसकी एक एग्जांपल है। जब हमारा सब्जेक्ट मैटर हो हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस पे अगर हमने रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है उसे कहेंगे ऑडिट। लेकिन जब सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिक नहीं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, यानी फॉरकास्ट, या सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो ही ना, कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, उस पे जब हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसे फिर ऑडिट नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, शायद कभी आपने टर्म सुनी हो। इसी तरह रिव्यू में अगर सब्जेक्ट मैटर हमारा हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उस पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, तो उसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिक नहीं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, या सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो ही ना, कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, क्या उस पर लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन उसे रिव्यू एंगेजमेंट नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट या लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट ये कंप्रीहेंसिव टर्म है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में हर वो एंगेजमेंट आ जाएगी जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑडिट उसकी एक टाइप है। क्या ऑडिट के अलावा दुनिया में कोई और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं? इसका जवाब है यस है। क्या रिव्यू के अलावा दुनिया में कोई और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है? यस है। ठीक है, तो यहां पे हमें बता रहा है ऑडिट, बेसिकली ऑडिट और रिव्यू में फर्क नहीं बता रहा। किसमें फर्क बता रहा है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। हाँ, ये अलग बात है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की एक एग्जांपल है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेड की एग्जांपल है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो डिफरेंस इनमें है वही ऑडिट और रिव्यू में भी चलता है।
लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट एक नहीं है, फर्क है। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट एक नहीं, फर्क है। अब ये में फर्क, अब ये रूटीन का, इसमें कौन सी रीजनेबल, इसमें कौन सी लिमिटेड, इसमें ठीक है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसमें मॉडरेट। फिर इसके बाद हाँ कह रहे ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क, रिस्क कम करना, इसमें भी ऑब्जेक्टिव रिस्क कम करना है, ऑडिट रिस्क, इसमें भी रिस्क कम करना है, लेकिन इसमें ज्यादा रिस्क कम करना है ताकि पॉजिटिव एश्योरेंस दी जा सके। अहम चीज इस डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सबसे अहम चीज है एश्योरेंस रिपोर्ट में। इसमें भी, इसमें कह रहा है ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस में, लिमिटेड में कम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, लिमिटेड में लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो ठीक है। ये सारा जो डिफरेंस है इसमें सबसे अहम, सबसे काम की बात है ये एश्योरेंस रिपोर्ट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन दिया जाता है, कौन सा, पॉजिटिव, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन दिया जाता है, कौन सा, नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन की वर्डिंग पता है आपको क्या होती है, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। ये सादा सी लाइन बोल रहे, वरना असल में आपको पता है वो सारा बताता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और लिमिटेड एश्योरेंस की लैंग्वेज क्या होती है ये पता है, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर, ये याद है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक भाई, ये क्लियर हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वर्डिंग क्लियर हो गई। जरा गैस कीजिए, गैस कीजिए, ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड है कि रिव्यू का, क्या सॉरी ऑडिट का, ये रीजनेबल एश्योरेंस का स्टैंडर्ड है कि लिमिटेड एश्योरेंस का। इसमें जो रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन आएगा उसकी वर्डिंग पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, लिमिटेड, नथिंग हैज कम टू, ये याद रखिएगा, नथिंग हैज कम, नेगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट साइड में कह रहे ऑडिट में तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करते थे, रिव्यू में करेंगे, रिव्यू में भी करेंगे, लेकिन कहता है रिव्यू में कौन सी टर्म्स एग्री करेंगे, तकरीबन वही जो ऑडिट में करते थे, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू, मकसद क्या है, स्कोप क्या है, ये उधर भी होता था ना ऑडिट एंगेजमेंट में भी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे कौन सा था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का, 210 था पक्का। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखते थे, इधर भी लिखेंगे, मैनेजमेंट और प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इधर होना चाहिए था प्रैक्टिशनर, सॉरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, ये मेरा ख्याल होगा, होना चाहिए, होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट एग्रीमेंट किस चीज का, टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन टू ऑडिटर, क्या ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगी मैनेजमेंट, टू इंक्लूड रिव्यू रिपोर्ट इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब, फिर से मैनेजमेंट से एग्री करवाना है हमने कि रिव्यू रिपोर्ट उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करेगी जिसमें इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये मुझे कहीं पढ़ा लग रहा है, ये पढ़ा लग रहा है कंसेप्ट 8-10 में रिपोर्ट अटैच करनी है, शाबाश, ठीक है। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया हो तो हम उनसे एग्रीमेंट लेते हैं कि नहीं, कि भैया जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे डॉक्यूमेंट में हमारी रिपोर्ट भी लगा के भेजना, वरना आपको पता है जब रिपोर्ट में क्लाइंट की मर्जी का ओपिनियन नहीं ना होता तो वो नहीं अटैच करता, वो फिर मिसलीडिंग हो जाती है। वो ये तो कहता है मैंने ऑडिट करवाया, बस ये नहीं बताया। जैसे घर वालों को बताते हैं रिजल्ट वाले, रिजल्ट आ गया, पास हो गया, रिजल्ट आ गया, पास हो गया, मुबारक हो, ये नहीं बताते 3 में से 1 पेपर में। कुछ स्टूडेंट होता है ना ऐसे, तो उसी तरह क्लाइंट में ये तो कहेगा ऑडिट करवाया है, हो सके मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना, इसीलिए यहां रिव्यू में भी ये बात आ गई। ये तो हमारा कंसेप्ट, इसका मतलब है IAS 810 वाला कंसेप्ट इधर अप्लाई हो रहा है ना। एक्सपेक्टेड फॉर्म एक्ट इंटेंट रिपोर्ट, ये तो उधर ही है, उधर भी पढ़ा था हमने 8-10 में कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो अनमोडिफाइड ओपिनियन लिख देंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर कह रहे हो एक्सपेक्ट कर रहे हो क्वालिफाइड कंक्लूजन लिख देंगे क्वालिफाइड। ठीक है, ये हमें कैसे पता, अभी तो हमने ऑडिट या रिव्यू करना है, पहले से कैसे पता चलता है, एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस है। और एक दफा लिख दे एक्सपेक्टेड रिपोर्ट क्या सी होगी, लाजमी है वही रिपोर्ट इशू करनी है बस। अच्छा, इसमें मुझे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ होना चाहिए था, इसको नोट कर लें, ये स्टैंडर्ड में जाके देखिएगा। स्टैंडर्ड कभी देखे आपने,
देख लीजिएगा अब जाके, ठीक है। उसमें ये देखना है आपने आइटम रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ। अच्छा ये अजीब बात लिख रहा है, कह रहा है दीज टर्म्स में बी कंबाइंड विद टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को तो पता है ना ऑडिट मैंने करना है तो रिव्यू भी मैंने करना है, तो दोनों का अलग-अलग लेटर लिखने की बजाय ऑडिट के एंगेजमेंट लेटर में ही रिव्यू भी एग्री कर ले। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। बल्कि शायद कोई इस तरह की टर्म थी उधर ट्रू टर्म में कि कोई और सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करनी है ना, वो भी टर्म्स इस तरह की लाइन थी कोई, जिसका मतलब ये था एनी अदर रिपोर्ट टू बी इशूड, इस तरह की बात थी। एनी अदर इस तरह की रिपोर्ट, तो वो इस तरफ इशारा था कि अगर रिव्यू भी करना है आपने, वो भी टर्म्स एग्री कर लो। तो इसमें सबसे काम की बात जो मुझे पता चली ना, वो एक तो ये मुझे लगी अच्छी बात, और दूसरी ये वाली। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए। किस लिए? तो रिव्यू में भी करो ना। अच्छा पहले ऑडिट होता है कि रिव्यू होता है? पक्का जाहिर है पहले 6 महीने खत्म होंगे, फिर बाद में साल खत्म होगा ना, तो रिव्यू होता है। अच्छा ये कंसेप्ट जेन में रखेगा, मैं बिला वजह सवाल नहीं पूछा, आगे चल के 2 कंसेप्ट लिंक करवाने हैं, पहले रिव्यू होगा फिर ऑडिट होगा। तो आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा क्या ऑडिट करते हुए जो रिव्यू में प्रोसीजर परफॉर्म किए थे वो यूज कर सकते हैं? आज गर्म है, कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या रिव्यू करते हुए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ऑडिट भी करने बाद में हम नहीं आना है, तो रिव्यू के दौरान ही कुछ ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रिव्यू में कर सकते। ये रिव्यू है, इंटरम ऑडिट नहीं है। लिखें, अभी लिखें, मेरा रिस्क बढ़ा दिया आपने ये क्या बात कह के। ये रिव्यू है, इंटरम ऑडिट नहीं है। लिखें, ये रिव्यू है, इंटरम ऑडिट नहीं है। नहीं समझ आई ना बात की? कोई बात नहीं, बाकी बातें कौन सी समझ आ गई? ये भी सही, रिव्यू रिव्यू है, ऑडिट ऑडिट है। इंटरम ऑडिट इज ए टाइप ऑफ ऑडिट या इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट। रिव्यू रिव्यू है, इंटरम ऑडिट ऑडिट का हिस्सा है। नहीं बात समझ आई ना? बाद में भी हमने करना है, अभी तक रिव्यू अलहदा एंगेजमेंट है। रिव्यू का एविडेंस ऑडिट में यूज कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू अलहदा एंगेजमेंट है, ऑडिट अलहदा एंगेजमेंट है। ठंडी करा देंगे। इंटरम ऑडिट करते हुए रिव्यू कर रहे हैं, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरम ऑडिट को मिक्स कर रहे हैं। इंटरम फाइनेंशियल लिखे, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई और चीज है, इंटरम ऑडिट कोई और चीज है, रिव्यू कोई और चीज है। हाँ इसमें उसने कहा अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, हमने कहा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसने कहा लेकिन इट डिपेंड्स, हमने कहा अच्छा बताओ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी कंट्रोल में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? कहता है इट डिपेंड्स। गैस करें किस पे डिपेंड करेगा? कि ये आपका इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग है? खुद बताएं। अगर ऑडिटर इस साल इनिशियल ऑडिटर है, वो रिव्यू कर रहा है, उसके प्रोसीजर और जो रिकरिंग ऑडिटर है उसके प्रोसीजर अंडरस्टैंडिंग के सेम होंगे कि नहीं? क्यों डिफरेंट होंगे भला? क्योंकि रिकरिंग ऑडिट में उसके पास ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग को उसने अपडेट करना है। जबकि इनिशियल ऑडिट के केस में जब न्यू अपॉइंटमेंट हुआ तो उसने अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करना है। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग और अपडेटिंग अंडरस्टैंडिंग में फर्क समझ आया? तो लिखिए अपडेटिंग इज, अपडेटिंग में लेस प्रोसीजर होंगे कि मोर? क्यों लेस? इसलिए आप देखेंगे वैसे प्रोसीजर घर जाके तसल्ली से पढ़िएगा, मेन आइडिया दे रहा हूं। जब न्यूली अपॉइंटेड होगा ना ऑडिटर तो आप प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसने प्रीडिसेसर ऑडिटर के पास जाएगा, उसके वर्किंग पेपर देखेगा, रिव्यू करेगा वगैरह वगैरह, रिपोर्ट देखेगा प्रीवियस ईयर की क्या थी प्रीडिसेसर ऑडिटर की। लेकिन जब अपडेटेड की बात आएगी ना तो उसमें देखेंगे वो इस तरह के प्रोसीजर बता रहा होगा कि मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कोई चीज चेंज तो नहीं हुई, ये चीज चेंज तो नहीं हुई, वो चीज चेंज तो नहीं हुई। यानी रिकरिंग वाले केस में उसका फोकस होता है कि भाई मुझे पिछले साल की अंडरस्टैंडिंग है, आप बता दो उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक ठीक। रिव्यूइंग प्रीडिसेसर डॉक्यूमेंटेशन प्रायर इंटरम पीरियड इन द करंट ईयर।
पिछले साल के ऑडिटर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ दो। कौन से डॉक्यूमेंट्स? कंपेरेबल पीरियड के एनी पीरियड के? लाइक विद लाइक, कंपेरेबल पीरियड के, यानी जो इस 3 महीने हैं उसी का पिछला 3 महीने, जो ये 6 महीने उसका पिछले 6 महीने। तो ये आपको समझ आ गया अंडरस्टैंडिंग में, इफ ऑडिटर इज न्यूली अपॉइंटेड और इफ ऑडिटर हैज ऑलरेडी ऑडिटेड। दोनों हेडिंग में फर्क समझ आया कि नहीं? कंपेरेबल ना देखे, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर आपको वर्किंग पेपर नहीं देता तो कंपेरेबल ना देखे। असल में कुछ बिजनेस होते हैं सीजनल, ठीक है? सीजनल बिजनेसेस का नहीं, आप इस तरह के घटिया से एनालिसिस नहीं करते होते कि भाई हर समर में पेपर इजी आता है, इस तरह के एनालिसिस करते नहीं होते हैं? करते होते हैं ना इस तरह के एनालिसिस। तो इसमें इस साल के समर के पेपर को, क्या समर में अटेम्प्ट है, उसको पिछली समर के साथ कंपेयर करेंगे कि लेटेस्ट विंटर वाली से? समर के साथ। उसी तरह कुछ बिजनेस जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जो आपने कंपेयर करना होता है ना, तो उनका जो, अब देखें, अब पहले का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, उसकी जो गर्मियों की सेल होगी अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर का ऑडिट करने जा रहे हैं आप, तो अप्रैल मई जून को लेटेस्ट पिछले जनवरी फरवरी मार्च की सेल के साथ कंपेयर करेंगे, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलनी? कोई इंफॉर्मेशन, उनकी तो सेल होती ही गर्मियों में। तो इसीलिए जब आपने कंपैरिजन करना होता है ना, तो इस साल के क्वार्टर को लेटेस्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर नहीं करना होता, वो यूज किसके साथ करना है? कंपेरेबल क्वार्टर, लाइक विद लाइक। नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी के लिए भी हम ये जो डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं ना, इससे हमें पता चलेगा कि क्या इस सीजन में कौन कौन सी फ्लक्चुएशंस होती हैं। सीजनल फ्लक्चुएशन के अंडर क्लाइंट का बिजनेस की नेचर वो हमें कंपेरेबल से, हम लेटेस्ट, अच्छा आपके जहन, इनके जहन में ये सवाल आ रहा है कि सर वो कंपेरेबल क्वार्टर की जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें वो तो पुरानी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो नई अंडरस्टैंडिंग कहां से? नई अंडरस्टैंडिंग ऊपर से मिलेंगे। नहीं, आगे चलते हैं जी। अच्छा ये समझ आ गया, यहां पे अपडेट को अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहा है इसके प्रोसीजर आपको कहां से मिलेंगे? पैराग्राफ 15 में। अच्छा इधर भी प्रोसीजर थे कोई, इधर प्रोसीजर बता दिए, हाँ न्यूली अपॉइंटेड के केस में प्रोसीजर बता दिए, इस केस में प्रोसीजर कहां पे है? पैराग्राफ 15। असल में प्रोसीजर होते हैं रूटीन नेचर के, ये चेक कर लो, वो कर लो, वो उनमें कंसेप्ट कोई नहीं होता। तो इसीलिए मैंने चूंकि कंसेप्ट को समराइज करने की कोशिश की है, प्रोसीजर लिखना पूरा सवा भर जाना था, तो मैंने क्या किया, रेफरेंस दे, आपने जाके पढ़ना जरूर है। किसको पढ़ना है? कौन सा स्टैंडर्ड? 2410 पैराग्राफ 15, उसमें देखना क्या प्रोसीजर वो बताता है, ठीक है? उसमें यही कहेगा कि आपने मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लेना है, बिजनेस में कोई चेंज तो नहीं है, ऑपरेशन में चेंज तो नहीं है, एस्टिमेट्स, पॉलिसीज वगैरह वगैरह वगैरह, यही चीजें। इंशाल्लाह जितनी भी एग्जांपल आप पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी, प्रोसीजर्स में कंसेप्ट नहीं छुपा होता नॉर्मली। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। अब क्या, नॉर्मल ऑडिट में भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद क्या करते थे? प्रोसीजर परफॉर्म करते थे। ये है सबसे अहम, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टैंडर्ड का सबसे अहम कंसेप्ट अब आ रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं आपने सर पहले टाइम जाया किया है, सिर्फ यही पढ़ा देते हमें। कुछ चीजों को समझने के लिए, कुछ जरूरी चीजों को समझने के लिए कुछ गैर जरूरी चीजों को समझना भी जरूरी होता है, ठीक है? तो कह रहे हैं इंक्वायरी एनालिटिकल रिव्यू में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होंगे? इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। बोले रिव्यू में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होंगे? एक दफा और, 3 बताइए, इसके अंदर कंसेप्ट छुपा है। कह रहा है रिव्यू, ऑडिटर शुड मेक इंक्वायरीज। किससे इंक्वायर करेंगे? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जिम्मेदार है बंदे, उनसे इंक्वायर करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है उन्हीं को पता होगा ना। ऑडिटर इंक्वायरी करेगा और क्या करेगा? एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, और क्या करेगा? अदर रिव्यू प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर, ठीक है? आपको याद है हमने किस स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ प्रोसीजर पढ़े थे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। बताइए 500, शाबाश। इसका मतलब है रिव्यू में कौन कौन से प्रोसीजर हो रहे हैं? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर।
क्या ऑब्जर्वेशन है रिव्यू में? ऑब्जर्वेशन नॉर्मली टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए होती थी। ऑब्जर्वेशन है, इंस्पेक्शन है, कंफर्मेशन है? नहीं है। ऑब्जर्वेशन है, स्टॉक काउंट हो रहा है, ऑब्जर्व करना जरूरी है रिव्यू में? नहीं है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है इन प्रोसीजर में? इसका मतलब है क्या डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक को, लॉयर्स को कंफर्मेशन भेजना जरूरी है रिव्यू में? नहीं है। क्या जरूरी है? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर तो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई रिस्क सामने नहीं आता, रिव्यू यहीं खत्म। और अगर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई रिस्क सामने आता है तो अदर प्रोसीजर, फिर वो प्रोसीजर जो रिस्क को एड्रेस करने के लिए जरूरी है वो करेंगे परफॉर्म। ये बात समझ आई? नहीं आई? अच्छा आई तो ये देखें, ए रिव्यू ऑर्डिनरी डज नॉट रिक्वायर टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन। ये समझ आ रही बात? हाँ? नहीं आ रही है बात? आ रही तो बताइए। रिव्यू एंगेजमेंट में ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं किया, स्कोप लिमिटेशन मेरे ख्याल में हो गई, कौन सा ओपिनियन आना चाहिए? अनमोडिफाइड। क्यों? क्योंकि रिव्यू में रिक्वायर्ड ही नहीं। स्टॉक आउट नहीं किया ऑडिटर ने रिव्यू में, कौन सा ओपिनियन? क्यों? इस साल के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को पिछले साल की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से कंपेयर किया, इस साल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा आ रही थी, कोई फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया। अच्छी बात, सही है ना? अब करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क सामने आ गया। आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन। कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्लाइंट से पूछा, हमने क्लाइंट से इंक्वायर किया, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट का रेट क्या है? उसने कहा सर वही जो पिछले साल था 5%। हमने कहा अच्छा 5%, इसका मतलब कोई रिस्क नहीं। अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। सही किया या गलत? गलत कैसे किया? इसलिए कि इंक्वायरी के साथ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूरी था। इंक्वायरी और एनालिटिकल ये लाजमी दोनों होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं छोड़ना। हाँ, मजीद कोई दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करने के नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर तो इंक्वायरी और एनालिटिकल से कोई रिस्क सामने ना आए तो जाने दो, और अगर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई और मसला सामने आ जाए। एक और क्वेश्चन, नॉर्मल ऑडिट में गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस करते हैं, ठीक है? रिव्यू में गोइंग कंसर्न अजम्पशन को करेंगे। हमने इंक्वायर किया, हमने कहा कोई इवेंट या कंडीशन जो डाउट क्रिएट करती हो? उन्होंने कहा कोई नहीं। हमने रेशो एनालिसिस किया, रेशो एनालिसिस से भी कोई सिग्निफिकेंट, जैसे करंट रेशो भी ठीक थी, डेट इक्विटी रेशो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या हमें फर्दर इवेंट्स या कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? नहीं करने। लेकिन अगर इंक्वायरी या एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने आ जाए फिर परफॉर्म करना। सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्वायर किया क्लाइंट से, उसने कहा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर नहीं हुआ, एनालिटिकल प्रोसीजर से भी कोई अनयूजुअल चीज सामने नहीं आई, क्या हमें वो प्रोसीजर जो हमने सीखे थे एक्टिव रिव्यू में प्रोसीजर परफॉर्म करने ना, मिस सब्सिक्वेंट इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए, क्या वो रिव्यू में परफॉर्म करने हैं? नहीं। तो इसका मतलब हुआ रिव्यू में सब्सटेंशियली लेस प्रोसीजर होते हैं एज कंपेयर टू ऑडिट। सिर्फ इंक्वायरी, एनालिटिक, ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ना टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ना फिजिकल वेरिफिकेशन, ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ना ऑब्जर्वेशन, ना री परफॉर्मेंस, ना री कैलकुलेशन। इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं कर, इंक्वायरी करनी है हर एरिया में, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हर एरिया में, और अगर इनसे रिस्क सामने आ गया ना तो फिर उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए जो जो प्रोसीजर जरूरी होगा वो परफॉर्म करना है। रिस्क सामने आ गया तो समझ नहीं आपका ऑडिट ही खुल गया, अगर रिस्क सामने आ गया तो। ठीक है जी। कह रहा है लिस्ट ऑफ इंक्वायरीज एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म्ड इज अवेलेबल इन पैराग्राफ 21 एंड अपेंडिक्स 2।
अभी थोड़ी देर पहले तो पैराग्राफ 15 पढ़ा था, उसमें भी तो रिव्यू के प्रोसीजर थे, ये दोबारा आ गया। वो अंडरस्टैंडिंग के थे, ये आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के। वो अंडरस्टैंडिंग के नहीं थे, वो पिछला लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का था, ये आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर का। तो ये पैराग्राफ 21 और अपेंडिक्स 2 में भी प्रोसीजर पढ़ लेने हैं। पैराग्राफ 21 में मेरा ख्याल है इंक्वायरीज है और अपेंडिक्स 2 में एनालिटिकल प्रोसीजर है, मेरा ख्याल है। अदर रिव्यू प्रोसीजर नहीं बताया उसने, क्यों बता? वो कहता है वो रिस्क के लिहाज से स्पेसिफिक होंगे, जिस तरह का रिस्क उस तरह के प्रोसीजर, जिस तरह का रिस्क प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर पढ़ लेंगे। 15, 21 अपेंडिक्स 2, पैराग्राफ 15, पैराग्राफ 21 अपेंडिक्स। ड्यूरिंग रिव्यू ऑडिटर में डिसाइड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, क्या कह रहा है? कह रहा है अगर टीम, क्योंकि प्रोसीजर कम परफॉर्म करने होते हैं ना, तो 3 बजे ना टीम कहती है सर जी रिव्यू में जितने प्रोसीजर थे कर लिए, अब घर जाएं, तो उनको छुट्टी नहीं देनी। टीम को, एंगेजमेंट टीम को छुट्टी, उन्हें कहना नहीं घर जाना, ऑडिट प्रोसीजर करो, क्योंकि ऑडिट आएगा वो भी तो तुम नहीं करने, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। अच्छा ये पॉइंट्स नोट, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। आपको बताया सबसे अहम लर्निंग ऑब्जेक्टिव केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड में यही है। Usually inquiry letter to lawyer is not sent unless a matter comes to auditor attention which increases risk। क्या कहना चाह रहा है? नॉर्मली नॉर्मल ऑडिट में तो सेंड करते हैं, कहता है रिव्यू में नॉर्मली लॉयर को इंक्वायरी लेटर सेंड नहीं करते। हाँ कब कर सकते हैं? यह तो हमारा जनरल रूल है ना कि जब रिस्क सामने आ जाए तो फिर जो जो ऑडिट में करते थे वो भी करना पड़े तो करेंगे। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर इंक्वायरीज मैनेजमेंट अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट, however no other procedure performed to identify subsequent। भाई ऑडिट में तो ऐसा नहीं होता था, ऑडिट में तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते थे और आपको याद है वो पढ़ते थे क्या, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, होता था ना, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते थे। तो 4-5 प्रोसीजर थे ना सब्सिक्वेंट के, वो कहता है इधर नहीं करने, क्यों नहीं करने? इंक्वायरी एनालिटिकली करते, इंक्वायरी करो, क्लाइंट कह दे, यानी अजीब बात, क्लाइंट कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ नहीं, खत्म, एरिया खत्म। अब कोई गोइंग कंसर्न के इवेंट या कंडीशन सामने आई अभी नहीं, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं करना। सब्सिक्वेंट इवेंट में तो होता नहीं है ना, सब्सिक्वेंट भाई इसमें तो होता है ना एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर से वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करती हो? करंट रेशो, जीपी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ये सारी रेशोस इंडिकेट करती है 2-3। और ये नॉर्मली यही, वो कौन सा केस था जिसमें वो रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव हो गई थी? केस था ना, रिटेन्ड अर्निंग पिछले साल नेगेटिव हो गई थी, हमने कहा ये लगातार लॉस चलता आ रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर से गोइंग कंसर्न के इश्यू राइज हो सकते हैं। कह रहा है ये गोइंग कंसर्न की बात आ गई आगे। ऑडिटर इंक्वायर्स अबाउट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न इफ एन इवेंट या कंडीशन काजिंग इज आइडेंटिफाइड। तो क्या करना है? इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से ऑडिटर, भाईजान फ्यूचर प्लान क्या है, मसला सामने आ गया है, लॉस ही लॉस है, लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज हैं, कैसे मैनेज करोगे, क्या प्लान है, फ्यूचर एक्शन प्लान क्या? अच्छा ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड आएगा, उसको सामने रख के आपको कह रहा हूं, इसकी एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल को नोट कर लें, ये बहुत कीमती एग्जाम्पल्स हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर कोई गोइंग कंसर्न का इशू सामने आया तो क्या करना है? क्या वही सारा कुछ करना है जो ऑडिट में करते थे 570? ना ना ना। अच्छा एक छोटा सा एमसीक्यू बना के आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा ऑडिट की और रिव्यू की रिस्पांस में क्या फर्क है। गोइंग कंसर्न की असेसमेंट दोनों जगह पे करनी है, जिस तरह सब्सिक्वेंट इवेंट की असेसमेंट दोनों जगह पे की थी ना, लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट थे। इसमें सिर्फ इंक्वायर कर लिया था, उसमें इंस्पेक्शन वगैरह भी की थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग और सब्सिक्वेंट। गोइंग कंसर्न ऑडिट में बेसिक रिक्वायरमेंट थी, अगर गोइंग कंसर्न का इवेंट या कंडीशन सामने आ जाना तो मैनेजमेंट से इंक्वायर करो कि फ्यूचर का प्लान क्या है, और उस फ्यूचर के प्लान को वैलिडेट भी करो। याद है कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, उनकी अजम्पशंस देखो रीजनेबल है कि नहीं, एस्टिमेट्स देखो रिलायबल है कि नहीं, ये चीजें थी ना। यहां पे कह रहा है अगर गोइंग कंसर्न का मसला सामने आए ना तो मैनेजमेंट से प्लान तो पूछो उसका क्या है, लेकिन उस प्लान को वैलिडेट करने, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सरसरी तौर पे देख लो, अगर प्लान रीजनेबल लग रहा है तो ठीक है, ओके। डिटेल उसकी वैलिडिटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है।
कह रहे मैनेजमेंट से इंक्वायर करो अगर मसला आ गया। क्या फ्यूचर एक्शन है मैनेजमेंट का? फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है? टू लिक्विडेट एसेट्स। वो कहेंगे सर घर में पैसे ना हो तो बर्तन बेच के गुजारा कर लेते हैं, कंपनी में पैसे नहीं है तो एसेट्स बेच के गुजारा कर लेंगे। पहली एग्जांपल क्या दी उसने? गोइंग कंसर्न को मैनेज करने के लिए लिक्विडेट यानी सेल एसेट्स बेच दो। एक केस स्टडी है ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की केस स्टडी में, उसने कहा था एक लफ्ज होता है इंटरनल इनकंसिस्टेंसी। वो क्या एक छोटी सी कहावत थी मुझे याद आ गई कि मुझे भूल भी रही है। गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सारे लोग गए मस्जिद की तरफ दुआ करने के लिए, या अल्लाह जल्दी से बारिश कर दे। एक बच्चा भी गया, सिर्फ बच्चे के हाथ में छतरी थी। इसका मतलब है दुआ कबूल होने का यकीन किसको था? सिर्फ बच्चे। ये इंटरनल इनकंसिस्टेंसी हो गई ना, दुआ तो करें लेकिन यकीन नहीं है हो जाएगी, वरना इंतजाम करके जाते हैं। उसी तरह इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरनल ये इनकंसिस्टेंसी आपने ढूंढनी है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड में। एग्जांपल आपको बता रहा हूं, हमने कहा गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम्स आ गई है, कैसे एड्रेस करोगे? मैनेजमेंट ने कहा सर अभी बताते हैं। दो एग्जांपल उन्होंने दी। पहली एग्जांपल, सर एसेट बेचेंगे जिससे हमारा कैश फ्लो आ जाएगा, फिक्स एसेट बेचेंगे। हमने कहा और फ्यूचर ईयर्स में हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इंटरनल इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है क्या? शाबाश, लैंड बेच देंगे, प्रोडक्शन कहां से बढ़ेगी? उधर ही पकड़ लेंगे। हम कहेंगे डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या डिटेल में जाने की जरूरत है? रिव्यू में डिटेल में जाए बगैर इस तरीके से आप इनकंसिस्टेंसी पकड़ सकते हैं। कहता है रिव्यू में इसी तरह आपने देखना है, एक तस्वीर का टुकड़ा दूसरे से जोड़ के कंसिस्टेंट है तो ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जाएंगे ना, वो रीजनेबल एश्योरेंस का स्टैंडर्ड है। उसमें कहता है अगर इसने कहा ना लिक्विडेट एसेट करूंगा तो फिर इसकी अप्रूवल भी देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया कि नहीं दी। अगर वो कहता है ना फ्यूचर में हमारी सेल बढ़ेगी तो ये भी देखो इसने मार्केट रिसर्च किया कि नहीं की। मार्केट में इतनी क्या हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट, फ्यूचर का ग्रोथ रेट वही है जो हिस्टोरिकल था। जिंदगी में स्टूडेंट आता है ना, सर 5 सब्जेक्ट उठा लूं इस दफा? 5 सब्जेक्ट उठा लूं? नहीं यार जरा। अच्छा सर 4 उठा लूं? 4 क्यों उठाना चाहते हैं? सर पिछली दफा अटेम्प्ट दी थी तो 3 में से 2 फेल हो गए थे, 1 पास हुआ था। इस दफा मैं चाह रहा हूं 2 पिछले भी और 3 अगले भी, 5 जो पिछले सेशन में पाप करता ना उसका प्रायश्चित हो जाए। ये ऐसे होता है। जिसने सारी जिंदगी में 2 पेपर पास नहीं किए होंगे वो 4 पेपर पास कर सकता है। रीजन इमोशनल होके नहीं, रैशनल होके बताएं। इमोशनल होके नहीं, अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचे नहीं का। तो जिस मैनेजमेंट ने हिस्टोरिकली 10% से ऊपर कभी गए नहीं ग्रोथ रेट, प्रोस्पेक्टिव उन्होंने 25% ग्रोथ रेट दे दिया, सही किया क्या? नहीं किया। तो ये चीजें आपने, ये है इनकंसिस्टेंसी। तो अगर आपके सामने कोई मैनेजमेंट का प्लान आ जाए उसमें इस तरह की इनकंसिस्टेंसी देख लेंगे। एक्सपेंसेस कम हो गए, हमने कहा फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे लाओगे? उन्होंने कहा सर हमने बैंक से बात कर ली है, लोन मिलेगा, फिक्स एसेट खरीदेंगे, फिक्स एसेट जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। और फिर हमने देखा तो रेवेन्यू बढ़ रहा था, एक्सपेंसेस कम हो रहे थे। इंटरनल इनकंसिस्टेंसी है? क्या इनकंसिस्टेंसी है? एक्सपेंस भी तो बढ़ने चाहिए भाई। लोन लिया उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर है? एक और रेवेन्यू बढ़ा, सेलिंग एक्सपेंस भी बढ़ने चाहिए, शाबाश। एक और कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हो गए। फिक्स एसेट बढ़े हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ना चाहिए, वो भी बढ़ना चाहिए। ये है इंटरनल। भाई इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का कोई भी फ्यूचर प्लान कोर्स ऑफ एक्शन होगा, डिटेल वेरिफिकेशन के बगैर भी उसमें बड़े बड़े ब्लंडर अगर उसने मारे तो पकड़ सकते हैं कि नहीं? यस। लिक्विडेट एसेट, बोरो मनी। मैनेजमेंट कहेगा सर गोइंग कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हमने बैंक से बारो करेंगे। अगर मैनेजमेंट ये कहती है अजम्पशन में ये लिखा हुआ है फॉर कॉस्ट की अजम्पशन में कि बारो करेंगे, आप अगला सवाल क्या पूछेंगे? किस बैंक से? क्या नेगोशिएशन चल रही है? बताएं क्या कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट दिखाए। नहीं तो अभी तक का जो स्टेटस है वो दिखाए। वो कहे नहीं सर बैंक से नहीं, डायरेक्टर से बाय करना है, सॉरी डायरेक्टर से लोन लेना है। तो डायरेक्टर से कंफर्मेशन। उसमें 2 चीजें देखनी है, इंटेंशन और एबिलिटी। डायरेक्टर है, इंटेंशन तो होती है, एबिलिटी नहीं होती। शाबाश, आ गया 4 पेपर। इंटेंशन है, एबिलिटी। तो इंटेंशन भी देखनी चाहिए ना। डायरेक्टर खुद फाके कर रहा हो और कहे लिख के दे दे, नहीं जरूरत पड़ेगी कंपनी को 500 मिलियन दे दूंगा। इस सवाल का जवाब दे दिया ना, इंशाल्लाह पास।
डायरेक्टर की इंटेंशन देखने के लिए तो उसे कंफर्मेशन लेटर, सपोर्ट लेटर उसे कहते हैं, वो लिख लेंगे। उसकी डायरेक्टर की एबिलिटी कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? बैंक अकाउंट में कितना, हाँ शाबाश, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट देखेंगे, टैक्स रिटर्न देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, जो कि वो प्रोवाइड करेगा। और अगर नहीं करता तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, फिर हमारे पास एविडेंस नहीं है। आगे चलें, आगे चलें। इंक्रीज कैपिटल, उनका जी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। हाँ, हमने चेक करना कि खरीदेगा भी करें। मार्केट में शेयर प्राइस क्या जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में? क्या किसी शेयर होल्डर ने विलिंगनेस शो की है कि मैं ये शेयर खरीदने को तैयार हूं? हाँ, रेपुटेशन, वही रेपुटेशन, या रेपुटेशन का एक इंडिकेटर वही होता है ना स्टॉक एक्सचेंज में। शेयर प्राइस डाउन जा रही है तो हम कहेंगे भाई शेयर इशू भी करने के लिए हालात ठीक नहीं है। रीस्ट्रक्चर डेट, डेट की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान रीस्ट्रक्चरिंग करता रहता है ना डेट की, उस तरह कंपनीज भी करते। ईयर एंड के बाद डेट रीस्ट्रक्चर हुआ, ईयर एंड से पहले बादशाह चल रही थी, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ईयर एंड के बाद अप्रूव किया। एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, शाबाश। रिड्यूस आर डिले एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो इसका दूसरा इफेक्ट सेल पे भी तो आ सकता है। सेलिंग एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो सेल्स भी तो कम हो सकती हैं। हमने देखना एक्सपेंडिचर कम कर, देखें एक डबल एंट्री सिस्टम में होता ही यही है, एक चीज बढ़ती है कम होती है ना, उसका इफेक्ट किसी ना किसी दूसरी जगह जरूर जाता है। तो हमने एनालिसिस करते हुए यही देखना है कि एक जगह पे इंपैक्ट आया, उसका रेलिवेंट दूसरी जगह पे इंपैक्ट गया कि नहीं। ये सही जो स्टैंडर्ड है ना वो 3000 है मेरा ख्याल है, शायद 3400 है, वहां पे सही आपका दिमाग चलाएगा वो। ये एग्जांपल सारी एक एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर दी, कुछ समझ आई कि आप कैसे इनको आप सरसरी तौर पे भी इंटरनल इनकंसिस्टेंसी देख सकते हैं और डिटेल में हर एक आइटम का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू में ये काम कर रहे हैं तो सिर्फ इंक्वायरी वगैरह इंटरनल इनकंसिस्टेंसी देख लें। अगर रीजनेबल एश्योरेंस होती तो हम डिटेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कर, अभी यहां पे हालांकि डिटेल बताना लाजमी नहीं था, लेकिन मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे चल के हमने पढ़ना है इनको। इंक्वायर अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ प्लान, अच्छा चेक फिजिबिलिटी नहीं कह रहा, कह रहा है इंक्वायर कर लो। अब फिजिबल है प्लान, ठीक है, खुद चेक करना, इंक्वायर करना है। कंसीडर एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, देखिए डिस्क्लोजर एडिक्वेट है कि नहीं, गोइंग कंसीडर डिस्क्लोजर होता है। हाँ, राइटर डज नॉट कॉरबोरेट फिजिबिलिटी, हाँ ये लाइन आई ना काम की। क्या कह रहा है, बोले जरा क्या कह रहा है? हाउ राइटर डज नॉट कंफर्म फिजिबिलिटी ऑफ, इंक्वायर करेगा कंफर्म नहीं करेगा, इंक्वायर करेगा कंफर्म नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, करना चाहे तो जो मर्जी कर ले। जैसे मुझे याद आ गया हमारी फर्म में रिव्यू में भी हमारे सीनियर क्या करते थे, टेस्ट ऑफ डिटेल करो, तो क्या करते थे, कर लेते थे हम। स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता लेकिन मना भी नहीं करता, ज्यादा काम करना चाहे तो कर सकते हैं। If there is risk that item may be missed, item shall perform additional procedure sufficient to resolve the issue। ये वही बात हो गई, अदर प्रोसीजर, इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर। अगर रिस्क सामने आ गया ना तो आपने फिर अदर प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं और वो जो भी जरूरी हुए वो करना है। डन, चलिए जी, ये तो था हमारा अहम तरीन। आगे वैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट आएंगी रिव्यू में, उनको वैल्यूएट करो। क्या वैल्यूएट करो? मटेरियल है कि परवेसिव है। रिव्यू के अंदर मिस स्टेटमेंट है, फैक्ट मटेरियल है, कंक्लूजन कौन सा? रिव्यू में कंक्लूजन का वर्ड बोला जाता है, ओपिनियन नहीं। कंक्लूजन कौन सा? क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। रिव्यू में मिस स्टेटमेंट है, फैक्ट परवेसिव है, ओपिनियन कौन सा? एडवर्स। रिव्यू में स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, ओपिनियन कौन सा? खा गए ना मार, डिस्क्लेमर। नई बात समझ आई। रिव्यू में स्कोप लिमिटेशन है, रिव्यू में स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल, डिस्क्लेमर। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब इनकंसिस्टेंसी होती थी इफेक्ट मटेरियल, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। क्यों? पहले ही समरी थी, पहले ही कम प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, पहले ही रिव्यू में कम प्रोसीजर, उसमें भी स्कोप लिमिटेशन आ जाए तो
उसमें भी तो वो परवेसिव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। वो यहां नहीं लिखा, वो अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, किधर है पता नहीं किधर है ये। हाँ ये, if financial statements are not materially misstated, unqualified. If financial statement misstated defect is material qualified. If financial statement misstated defect is pervasive, routine का चल रहा है. If there is scope limitation by management before acceptance, accept it again. क्यों? अच्छा यहां पे ये क्यों नहीं लिखा अगर मटेरियल है तो एक्सेप्ट कर ले और परवेसिव है तो ना करे? पहले ही कम प्रोसीजर, उसमें भी स्कोप लिमिटेशन है, पहले ही कम प्रोसीजर है, उसमें भी स्कोप लिमिटेशन। पहले ही स्टूडेंट रिजल्ट के बाद आए पढ़ने के लिए, उसमें भी छुट्टियां कर ले, है कोई फायदा? इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट आफ्टर एक्सेप्टेंस, यहां पे क्या कह रहा है? ये क्यों नहीं कह रहा इफ मटीरियल तो इफ परवेसिव? इसका जवाब नीचे है, क्योंकि पहले ही कम कह रहा है। हाँ अगर रेयर केस हो ना, रेयर क्या जोर किस रेयर केस, तो क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वालिफाइड कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन ये रेयर केस में होता है। नॉर्मली स्कोप लिमिटेशन हो अगर रिव्यू में, इफेक्ट मटेरियल भी हो तो डिस्क्लेमर है। रेयर केस में क्वालिफाइड कंक्लूजन दिया जा सकता है अगर आपको लगे कि नहीं सिर्फ एक ही जगह पे इफेक्ट, समझ रहे हैं ना? क्योंकि पहले ही कम प्रोसीजर परफॉर्म करने, उसमें भी स्कोप लिमिटेशन। यानी इंक्वायरी दो ही तो काम करने हैं हमने, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी का भी जवाब ना दे जाती है ना। चलिए वापस आ जाते हैं। एक क्लियरली ट्रिवियल का लफ्ज आपने सुना है कभी? क्लियरली ट्रिवियल नहीं सुना तो ये 320 में पढ़ेंगे हम। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, कौन सा स्टैंडर्ड था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का? 580। हाँ ठीक है। उसमें आपको उसमें क्या लिस्ट दी गई थी किन किन मैटर्स पे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है? रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। हाँ, रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड, एस्टिमेट्स, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जिनका इफेक्ट इमटेरियल। और अच्छा जो लिस्ट दी थी उसके अलावा भी ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है कि नहीं? यानी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है उसके पास। यहां पे देखें वो कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो 580 में नहीं थी, इधर है, बताएं जरा। ये थी पहली एग्जांपल मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज वाली, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इमटेरियल, ये थी। इस मैटर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। रिस्क ऑफ फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, ये सारी वही है ना। कह रहे हैं मजीद भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑडिट में भी ऑब्टेन करते थे, रिव्यू में भी करेंगे। है का मतलब हुआ कंफर्मेशन लेटर ऑडिट में भी ऑब्टेन करते थे और रिव्यू में भी। नहीं लर्ड एक एक लफ्ज पे गौर करना नहीं, अभी आप शुरू हुए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिट में भी ऑब्टेन करते थे, रिव्यू में भी नहीं करेंगे। अब आया लाइन में। रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑडिट में भी ऑब्टेन करते थे, रिव्यू में भी करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ना किया करें। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन। अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? अदर इंफॉर्मेशन का पुराना नाम है। और अब आपको पता चल गया होगा क्या करना। ये वो जो 720 में कंसेप्ट था ना, अदर इंफॉर्मेशन याद है? जो 720 में कंसेप्ट था ना, वो नहीं है। बताएगा कोई कौन सा कंसेप्ट है? क्योंकि 720 में कंसेप्ट है रिवाइज्ड, इसमें है पुराना। उसमें कहता है 720 में चाहे अदर इंफॉर्मेशन सही है चाहे गलत है, अदर इंफॉर्मेशन का पैरा आएगा। यहां पे कहता है अदर पढ़ो, अगर सही है तो कोई पैरा नहीं आएगा, अगर मिस स्टेटमेंट है तो पैरा आएगा। और कौन सा पैरा आएगा? नहीं, अदर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। अदर इंफॉर्मेशन तो उसको याद ही नहीं हुआ। अदर इंफॉर्मेशन तो रिवाइज में याद हुआ है, ये अदर मैटर में जाएगा। हुए ना कंसेप्ट मिक्स। रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो तो वो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में जाएगा। ओल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो तो वो एमसीक्यू मैटर में जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड हो तो अदर इंफॉर्मेशन में जाएगा।
ओल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर कंपनी इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड हो तो वो अदर इंफॉर्मेशन नहीं, मैटर पैराग्राफ में जाएगा। ये बात समझ आई? चले अब अगली बात ना, ये मिस स्टेटमेंट, इनकंसिस्टेंसी और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसको अंडरलाइन करें। ये मैंने आपको आज नहीं कल बताऊंगा। इनकंसिस्टेंसी और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इनकंसिस्टेंसी और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसमें फर्क है। ये आप जरा देखिएगा, कल घर से पढ़ के आपको समझ आता है कि नहीं आता। भाई आगे चलें कि यहां पे रुक जाएं? ओ हो ही गया वैसे खत्म सारा। चले ठीक है। फिर आपने एक काम करना, फिर एक वादा करें, फिर छुट्टी दूंगा। वादा क्या करना? आपने कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी की सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें और उसको या ऐसा करें, शेयर क्या करना, अभी तस्वीर ले लें इसकी, पहले ऊपर इंट्रोडक्ट, इतनी तस्वीर लें। शाबाश शाबाश, जल्दी से जल्दी से। ग्रुप में भी सेंड करने की कोशिश करूंगा, भूल ना जाऊं। भाई आगे तस्वीर। इसके बाद आगे स्कोप ऑफ रिव्यू, इसकी तस्वीर। ओ एक और एक और एक और एक और, UDIN नीचे लिखा हुआ है ऐसे जैसे कोई पासवर्ड हो। इसकी तस्वीर लीजिए और आज आपने गूगल पे सर्च करना है ये UDIN क्या है। जैसे हमारा CNAC होता है कंपनी का, कुछ ना कुछ तो है। इसका ताल्लुक कंपनी से नहीं है, इसका ताल्लुक ऑडिटर से है। ये जो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसका ताल्लुक किससे है? ऑडिटर से। और आपने ये भी सर्च करना है UDIN क्या चीज होती है। ठीक है जी। चलिए यहां पे आज का स्टैंडर्ड यहां पे हम पॉज करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे।